गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मौसमी के ओबीजी क्वेश्चंस जो थे उनको देख रहे थे और हमने 100 क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं। अब 100 से आगे की हम कहानी है वो देखने की कोशिश करेंगे भैया। 100 से अगर बात करूँ मैं किसकी, पहला क्वेश्चन है 101। ड्यूरिंग ए प्रीनेटल एग्जामिनेशन, कि प्रीनेटल जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो ए नर्स ड्रॉ ब्लड फ्रॉम एन आर एच नेगेटिव क्लाइंट। तो एक आर एच नेगेटिव क्लाइंट है जिससे जो मदर है मतलब एक नर्स है जो क्या लेती है, ब्लड कलेक्ट करती है। द नर्स एक्सप्लेन दैट एन इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट विल बी परफॉर्म टू प्रिडिक्ट वेदर द फीटस इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। तो जो नर्स है ना वो बताती है कि भाई वो ब्लड जो कलेक्ट किया जा रहा है वो ब्लड किसके लिए कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो बता रही है कि यहाँ पर हम इस जो ब्लड कलेक्ट किया है उससे हम इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करेंगे, जो कि किस चीज़ को, कौन सी कंडीशन को जो है आइडेंटिफाई करेगा। एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी या फिजियोलॉजिक हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बताओ जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से आंसर करना है। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। प्रीनेटल एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें जो नर्स ने ब्लड कलेक्ट किया है तो वो नर्स जो पेशेंट है उसको समझा रही है भाई कि उसे इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करना है। अब आपको बताना है कि इनडायरेक्ट जो कॉम टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर करें भाई। देखो, when an RH negative woman carry an RH positive fetus, there is a risk for maternal antibody against the RH positive blood। जब क्या होता है, माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो अगर माँ के ब्लड ग्रुप में जो है आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है तो उसे आरएच नेगेटिव बोला जाता है। और गलती से अगर पॉजिटिव रहा बच्चे का जो ब्लड है उसके अंदर आरएच पॉजिटिव फैक्टर अगर है, आरएच फैक्टर है, तो इससे क्या हो सकता है, दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डेथ ऑफ द फीटल आरबीसी, और जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, फीटल जो आरबीसीज हैं उनका क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है भैया, तो हीमोलाइटिक एनीमिया को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टेस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया आंसर हो सकता था, तो ये हमें देखना था। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए स्टडी मटेरियल की, कुछ टेस्ट होते हैं, तो आप हमारे जो है समर्पण नर्सिंग एकेडमी नाम से ऐप है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। जब समर्पण नर्सिंग एकेडमी आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल पाएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो फ्री टेस्ट सीरीज है, आपका स्टडी मटेरियल है, उसका क्या कर सकते हैं, आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। और हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस ए नर्स कैन गिव टू ए प्रेग्नेंट वुमेन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो वुमेन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है, तो नर्स उसे बढ़िया से बढ़िया क्या एडवाइस कर सकती है, इसकी बातें कर रहे हैं हम। क्या एडवाइस कर सकते हैं, देखते हैं भाई क्या एडवाइस कर सकते हैं। कट डाउन ऑन ड्रग्स, एल्कोहल एंड सिगरेट, कि उसे कट डाउन करना चाहिए ड्रग्स पे, एल्कोहल्स है, सिगरेट है उन पर। या अवॉइड ड्रग एंड रिफ्रेन फ्रॉम द स्मोकिंग एंड इंजेस्टिंग एल्कोहल, कि अवॉइड करना चाहिए ड्रग्स हैं और रिफ्रेन करना चाहिए स्मोकिंग इंजेस्टिंग एल्कोहल से। अवॉइड स्मोकिंग, लिमिट एल्कोहल कंजप्शन एंड डू नॉट टेक एस्प्रिन, कि उसे एस्प्रिन नहीं लेनी है, एल्कोहल जो है कम मात्रा में लेनी है, इस स्मोकिंग को जो है अवॉइड करना है। टेक ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग स्पेशली इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, कि ओनली जो है प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन हैं वही लेनी चाहिए। भाई समझो बात को, जल्दी आंसर करें, जल्दी से समझ के जल्दी से आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, देखो, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द पीरियड व्हेन ऑल मेजर एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग। भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 8 वीक तक लगभग 8 वीक तक हमारे ऑर्गन जो हैं वो डेवलप ही हो रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है बन रहा है। अगर उस टाइम अगर किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट लिया जाए, इस तरीके का कोई केमिकल लिया जाए, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है, उसका डेवलपमेंट जो है रुक सकता है, डेवलपमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या करते हैं, जो भी ड्रग हो सकती है, कोई एल्कोहल हो सकती है, तम्बाकू हो सकती है, जो जिनकी वजह से मेजर डिफेक्ट हो सकते हैं उन्हें हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी देखते हैं कि कैसे क्या बोल रहा था ये और हमने क्यों नहीं किया। देखो भाई,
पहला ऑप्शन था कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना, कि कम नहीं करना है, पूरी तरीके से बंद कर दो भैया। दूसरा कहता है कि अवॉइड कर दो पूरी तरीके से। तीसरा कहता है कि स्मोकिंग को अवॉइड करो बट अल्कोहल के कंजप्शन को लिमिट करो, मतलब कि कम लेगा वो पर्सन। अरे भैया कम क्यों लेना, उसे कंप्लीटली बंद करो। और फिर इसका स्पेशली सेकंड नहीं, हम तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पूछ रहा है वो, तो हमें आंसर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का करना है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और बढ़िया आंसर हमारे क्या हो सकता है, आंसर नंबर सेकंड बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 103। ड्यूरिंग ए रूटीन विजिट टू द प्रीनेटल क्लिनिक, प्रीनेटल क्लिनिक है, उस पर एक रूटीन विजिट हो रही है। ए क्लाइंट लिसन टू फीटल हार्ट बीट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पेशेंट है उसने हार्ट बीट सुनी है बच्चे की, पहली बार हार्ट बीट सुनी है। द क्लाइंट कमेंट ऑन हाउ रैपिड इट इज, वो बोलता है यार ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। अपियर फ्राइटेंड एंड आस्क वेदर दिस इज नॉर्मल, और वो क्या करता है, घबरा जाता है वो पेशेंट। मतलब देखो समझो बात को, पेशेंट ने क्या किया, पहली बार जो हार्ट बीट है बच्चे की वो सुनी जब वो क्लिनिक पर आया है, और वो उसे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डर चुका है और वो पूछ रहा है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। द नर्स शुड रेस्पॉन्ड द हार्ट रेट इज यूजुअली रैपिड एंड इज एन एक्सपेक्टेड रेंज, यूजुअली रैपिड एंड ट्वाइस द मदर पल्स रेट, रैपिड बट आई हैड बी मोर कंसर्न इफ इट इज वर स्लो, रैपिड बट इज अकोमोडेटेड द फीटस न्यूट्रिशनल डिमांड्स। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है भैया, अगर बढ़ी हुई मिल रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो हमें पता है ना भाई कि बच्चे की जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो बढ़ी हुई मिलती है। सिंपल सी बात है, बढ़ी हुई मिलती है, इसमें कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं है। तो विद स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एक्टिविटी द फीटल हार्ट रेट इज यूजुअली बिटवीन द 110 से 160 बीट पर मिनट। मीन्स क्या होता है कि जो बच्चे की हार्ट बीट होगी वो कितनी मिलेगी आपको, तो 1 से 10 से लेके 160 बीट पर मिनट के आसपास मिलेगी। दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड एंड द क्लाइंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस। तो इसका अवेयर होना चाहिए, जो क्लाइंट है उसको पता होना चाहिए कि भैया हमारी जो होती है हार्ट बीट जो होती है वो 60 से 110, 60 से 100 के आसपास होती है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि वो डबल होती है माँ का, डबल का कोई जरूरी नहीं है। आप तो ये समझे कि भैया जो नॉर्मल हमारी है वो 60 से 100 होती है, जो नॉर्मली हमें 72 के आसपास देखने को मिलती है, बट नॉर्मल रेंज 60 से 100 ही होती है। तो बच्चे के अंदर 110 से 160 इज कॉमन और नॉर्मल है वो। इसके अंदर मैं बोलूं तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, कॉमन और नॉर्मल बोल सकते हैं भाई। तो इसने क्या कहा था, पहला कहा था कि रैपिड है, बढ़िया है, और एक्सपेक्टेड रेट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि मदर जो पल्स रेट होती है उसकी डबल होगी, नहीं गलत होगा सब। रैपिड होगी बट कंसर्न इफ स्लो होगी तो कंसर्न होगा, हाँ रैपिड बट आई हैड बी मोर कंसर्न इफ इट इज, मेरे ज्यादा बहुत ही ज्यादा होगी तो भी हमको कंसर्न हो सकता है। रैपिड बट इज अकोमोडेटेड द फिटस न्यूट्रिशनल नीड्स, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर ये बात समझें, न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल नहीं कर रही है कि तेज होगी तो न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल है वो, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है हमारी वो है ही है कि वो क्या रहेगी, थोड़ी रैपिड रहेगी, ठीक है भाई। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ये ही आपका जो है हमें मोटिवेशन देता है, आपका जब लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। व्हेन इन्वॉल्व इन द प्रीनेटल टीचिंग, जब आप प्रीनेटल टीचिंग में पढ़ा रहे हैं, ए नर्स शुड इन्फॉर्म क्लाइंट दैट देयर इज एन इंक्रीज इन वेजाइनल सेक्रीशन। तो जो पेशेंट है वो बता रहा है कि वहां पर उसके वेजाइनल सेक्रीशन हैं वो बढ़े हुए हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉल्ड लिक्योरिया। व्हाट कॉज दिस इंक्रीज, क्यों बढ़े हुए हैं? मेटाबॉलिक रेट की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, सेक्रीशन फ्रॉम वार्फोलिन ग्लैंड से, सप्लाई ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द वेजाइनल वाल। तो किस वजह से जो है उसके जो वेजाइनल सेक्रीशंस हैं वो बढ़े हुए हैं भाई, क्यों बढ़े हुए हैं ये बताइए। उसके अंदर जो है ल्यूकोरिया कंडीशन जो है प्रेगनेंसी के अंदर क्यों देखने को मिलती है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी आंसर कीजिए, सभी को आंसर करना है, जल्दी आंसर करें, कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी आंसर करें भाई। तो इंक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज हाइपरप्लेजिया ऑफ द वेजाइनल म्यूकोजा। जो वेजाइना की जो म्यूकोजा है उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बाय द एंडो सर्वाइकल ग्लैंड्स, और इसकी वजह से एंडो सर्वाइकल जो ग्लैंड्स हैं उनसे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। द म्यूकस कंटेन एक्सफोलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। तो जो म्यूकस होता है उसमें एक्सफोलिएटेड मतलब क्या है, जो वहां से थोड़ी बहुत निकल रही हैं एपिथेलियल सेल्स निकल रही हैं, वो भी इसी के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है।
तो ये अगर हमें पता है तो सिंपल सी बात है। तो ना तो मेटाबॉलिक रेट की वजह से ऐसा नहीं होता है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़े या हमारी जो बीएमआर होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बढ़े या कम हो उससे म्यूकस सिक्रीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार्थोलिन ग्लैंड से तो सिक्रीशन तब नहीं होते भैया, बार्थोलिन ग्लैंड से सिक्रीशन तब होते हैं जब हम क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमारा जो बार्थोलिन ग्लैंड है उससे सिक्रीशंस आना स्टार्ट होता है। सप्लाई सोडियम क्लोराइड टू वेजाइनल सेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है वेजाइनल सेल को ज्यादा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 105। ए क्लाइंट हु इज 28 वीक, कि जो क्लाइंट है वो कितने वीक का है भैया, 28 वीक का है। सॉरी, ए क्लाइंट हु इज 28 वीक इनटू हर सेकंड प्रेगनेंसी, मतलब उसे 28 वीक हो चुके हैं, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है वो लेडी, एंड इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इडीमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, और उसे क्या हो रहा है, उसे इडीमा हो रखा है। उसे क्या हो रखा है भैया, इडीमा हो रखा है। द नर्स एडवाइज रेस्ट विथ द लेग एलिवेटेड एंड प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शन, तो नर्स है उसे बता रही है कि भैया आप जब रेस्ट करते हैं तो उसे लेग एलिवेटेड रखनी है एंड प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शन उसे समझाती है। व्हाट एल्स शुड द नर्स सजेस्ट, और क्या चीज है जो उसे बता सकती है। ए प्रेफर्ड डाइट विल इंक्लूड फेवरेट फूड, कि जो प्रेफर्ड डाइट होगी वो उनको फेवरेट फूड को इंक्लूड करना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट जो है शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ए डाइट। द फूड सेलेक्टेड डू नॉट नीड टू हैव ए लो साल्ट कंटेंट, कि जो आप फूड सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो है लो साल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। द क्लाइंट शुड बी रेफर टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट द प्री नेटल क्लिनिक, तो बढ़िया आंसर है जो है वो आप क्या है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, जल्दी आंसर करना है भाई, जल्दी। देखो, तो डिपेंडेंट एडिज्म कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। जो डिपेंडेंट एडिमा का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चारपाई है, हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो हमारे जो पैर लटके रहेंगे नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट एडिमा। उस टाइम जब एडिमा होगा तो डिपेंडेंट एडिमा कहलाएगा। देयर इज नो नीड टू लोअर द साल्ट कंटेंट ऑफ द क्लाइंट्स डाइट, भैया साल्ट भी जो है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, इसलिए हम साल्ट कंटेंट को कम नहीं करना है। साल्ट कंटेंट तो जितना चलना है उतना चलना है। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एज वेल एज द कैलोरी कंटेंट ऑफ द डाइट, तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 3 हो सकता है कि द फूड सेलेक्टेड डू नॉट नीड टू हैव ए लो साल्ट कंटेंट, की लो साल्ट कंटेंट नहीं करना है उसमें, समझ रहे हो, साल्ट कंटेंट को जो है कम नहीं करना है, ये भी हमें उसे समझाना है। जो लेग है उसे एलिवेटेड करके रखनी है, और डाइटरी इंस्ट्रक्शन हम दे ही चुके हैं, तो हमें क्या बता सकते हैं, उसे लो साल्ट कंटेंट को अवॉइड करना है, मतलब उसे नॉर्मल जो साल्ट कंटेंट है अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व करना है। ये बढ़िया आंसर उसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 106। अगर जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्रिप्शन तो बनता है भाई, सब्सक्रिप्शन जल्दी से कर दें। व्हाट रिकमेंडेशन शुड ए नर्स गिव टू ए क्लाइंट हु हैव फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि आप क्या रिकमेंड करेंगे जो है पेशेंट को जिसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, क्या उसे फ्लूइड इनटेक कम लेना चाहिए। मेंटेन ए लो सोडियम डाइट, एलिवेटेड द लोअर एक्सट्रीमिटी, आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर डायरेटिक्स, क्या करना है उसे। अगर रिटेंशन हो रहा है तो देखो भाई फ्लूइड का रिटेंशन तो होना ही होना है, तो फ्लूइड इनटेक कम करना चाहिए, या लो सोडियम डाइट लेनी चाहिए, या लोअर एक्सट्रीमिटी को बढ़ाना चाहिए, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डायरेटिक्स के लिए बोलना चाहिए, क्या करें भाई। तो एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी सेवरल टाइम डेली इज रिकमेंडेड टू डिक्रीज द डिपेंडेंट एडिमा, अभी तो बात की है, अगर फ्लूइड कम करोगे तो बच्चे में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, तो फ्लूइड की मात्रा हम कम नहीं कर सकते हैं, उसको नॉर्मल अमाउंट के अंदर क्या लेना है, फ्लूइड तो लेना ही लेना है। मेंटेन ए लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट भी नहीं करना है, उसे साल्ट भी प्रॉपर मात्रा में देना है, सोडियम और क्लोराइड की मात्रा कम नहीं करनी है, दोनों की मात्रा जो है प्रॉपर अमाउंट में उसको मिलनी चाहिए। आस्क द क्लाइंट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए डायरेटिक्स, यहाँ डायरेटिक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि उसके अंदर वेट गेन होना है, उसके अंदर वाटर का रिटेंशन होना है, ये कॉमन थिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी के एलिवेशन के लिए बोल सकते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन उसने पूछ लिया है दोबारा से घुमा के। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 107। ये 36 ईयर ओल्ड मल्टीग्रेविडा है, ठीक है, कई बार प्रेग्नेंट हुई लेडी है जो 36 ईयर की है, हु इज एट 14 वीक गेस्टेशन, इज शेड्यूल्ड फॉर एन अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। तो जो लेडी है उसके अंदर 14 वीक का गेस्टेशन है, उसे हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं। सी आस्क द नर्स, वो नर्स को पूछती है व्हाट डज द अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इंडिकेट, कि भैया एल्फो जो फीटोप्रोटीन टेस्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, इससे क्या पता लगेगा। द नर्स
बेस ए रेस्पॉन्स ऑन द नॉलेज दैट दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट। इसमें क्या चीज है वो डिटेक्ट करेगा ये? किडनी डिफेक्ट, कार्डियक एनोमलीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज। तो हमने एक टेस्ट पहले भी पढ़ा है, ऐसा कौन सा वाला पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सा कॉम्टेक्स। तो इनडायरेक्ट कॉम्टेक्स किसको इंडिकेट करता था? हीमोलाइटिक एनीमिया को, मतलब कि उसके अंदर किसी भी तरह का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है आरबीसी वगैरह का, उसको चेक करने के लिए हम इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करते थे। और अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट किसके लिए करते हैं? 4 में से जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, सभी को आंसर करना है। तो अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट कैन डिटेक्ट नॉट ओनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बट डाउन सिंड्रोम एंड अदर कंजेनिटल एनोमलीज। तो जो अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट होता है वो किस किस को देख सकता है भाई? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देख सकता है, डाउन सिंड्रोम भी देख सकता है, अदर भी देख सकता है। इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट अफोर्ड ए टेंटेटिव डायग्नोसिस, कंफर्मेशन रिक्वायर मोर डेफिनेटिव टेस्टिंग। तो ये एक हमारा क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और मैंने आपको बता रखा है किसके अंदर, जब हमने कम्युनिटी की क्लासें पढ़ रहे थे तो स्क्रीनिंग टेस्ट और हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भैया जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो तब किए जाते हैं जब हमारे पास में डिजीज कंफर्म नहीं होती है, कोई साइन सिम्टम नहीं है, फिर भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और जब कोई किसी डिजीज के, किसी कंडीशन के जब हमें साइन सिम्टम्स शो होने लगते हैं और जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट है वो एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए हम डेफिनेटिव टेस्टिंग करते हैं दोबारा से। तो ये तो हमारा हो गया किसका? अल्फा पिटोप्रोटीन का। बाकी अदर टेस्ट भी किए जाते हैं जिनका भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अल्फा पिटोप्रोटीन जो टेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? डाउन सिंड्रोम और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कर रहे हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट इन 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। कि 37 वीक की गेस्टेशन है और उसके अंदर हमें कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं भैया नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। ए नर्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जो नर्स है वो एक्सप्लेन करती है, उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती है। विच स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। तो इनमें से कौन सी चीज ऐसा बोलेगा पेशेंट जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमने समझाया है, जो नर्स ने पेशेंट को समझाया है वो उस पेशेंट को समझ आ गया है? बताओ। एन आईवी विल बी नीडेड टू इंजेक्ट द मेडिकेशन। कि भैया मेडिकेशन को इंजेक्ट करने के लिए आईवी की जरूरत पड़ेगी। माई बेबी मे गेट वेरी रेस्टलेस आफ्टर दिस प्रोसीजर। कि मेरा जो बच्चा है वो रेस्टलेस हो जाएगा इस प्रोसीजर के बाद। आई होप दिस टेस्ट डज नॉट कॉज माई लेबर टू बिगिन अर्ली। तो मैं ऐसी आशा करूंगी कि ये इसके कारण नॉट कॉज माई लेबर टू बिगिन अर्ली, कि इसकी वजह से कोई लेबर जो है जल्दी नहीं होगा। इफ द हार्ट रिएक्ट वेल माई बेबी शुड डू ओके व्हेन आई गिव बर्थ। समझ में आ रहा है? तो इसमें ना तो ये मेडिकेशन दी जा रही है भैया नॉन स्ट्रेस टेस्ट में, ना यहाँ पर रेस्टलेस होती है बच्चे को, ना कोई लेबर अर्ली और लेट से, इससे कोई फर्क नहीं होता। हम तो ओनली देख रहे होते हैं कि बच्चा जो है, जो बच्चा है उसके अंदर जो है किस तरीके से वो उसका हार्ट जो है एक्ट करता है। हार्ट अगर बढ़िया से एक्ट करता है तो उसे क्या है, वो बढ़िया होगी, बर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही तो देखते हैं। तो द नॉन स्ट्रेस टेस्ट इवेल्युएट द रेस्पॉन्स ऑफ द फीटस टू मूवमेंट एंड एक्टिविटी। कि मूवमेंट और एक्टिविटी पे बच्चे के जो हार्ट है उसका क्या रेस्पॉन्स आते हैं। ए रिएक्टिव टेस्ट इंडिकेट दैट फीटस इज हेल्दी। कि बच्चा जो है बढ़िया हेल्दी है तो वो टेस्ट रिएक्टिव होगा, नहीं तो इसे नॉन रिएक्टिव बोलेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो क्वेश्चन नंबर 109 है। ए क्लाइंट इन द 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज शेड्यूल्ड फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। एक 18 वीक की प्रेगनेंसी है जो कि यूएसजी के लिए हमने क्या कर रखी है, शेड्यूल्ड कर रखी है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट। उस पेशेंट को हम क्या बताएंगे कि डू नॉट ईट फॉर 4 आवर आफ्टर द टेस्ट। कि टेस्ट के 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। गिव यूर सेल्फ एन एनिमा द नाइट बिफोर। कि जो नाइट है, जो नाइट आएगी जिस दिन हम टेस्ट करेंगे उससे उस दिन की नाइट जो आएगी उसमें आपको क्या करना है, इनेमा लगवा के आना है। डू नॉट यूरिनेट फॉर एटलीस्ट 3 आवर बिफोर द टेस्ट। कि आपको कम से कम 3 घंटे पहले से आपको क्या नहीं करना है, यूरिनेट नहीं करना है। यू विल बी मॉनिटर क्लोजली आफ्टर वार्ड फॉर साइन ऑफ द लेबर। कि लेबर हो जाएगा तो भैया ना लेबर तो नहीं होगा, ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और गिव यूर सेल्फ एन इनेमा फॉर नाइट, ये भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई एंडोस्कोपी वगैरह प्रोसीजर तो कर नहीं रहे हैं, यूएसजी कर रहे हैं। डू नॉट ईट फॉर 4 आवर आफ्टर द टेस्ट। आफ्टर इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है,
यूरिनेट नहीं करना है, जिससे क्या हो बढ़िया से विजुलाइज हो। ये फुल ब्लैडर इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव विजुलाइजेशन ऑफ यूट्रस इन द अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर बढ़िया से हमें दिखे यूट्रस को अच्छे से देखने के लिए हम फुल ब्लैडर के साथ में जाना जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम पेशेंट को जो एडवाइस करेंगे वो ये करेंगे कि वो फुल ब्लैडर के साथ में क्या करे, तो उसका यूएसजी करवाए, तो 2 से 3 घंटे पहले वो क्या करे, जो है यूरिनेट करने नहीं जाए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें भाई। और लास्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, 110 है, ए नर्स इज टीचिंग ए प्रीमी ग्रेविडा अबाउट हाउ सी कैन आइडेंटिफाई द ऑनसेट ऑफ लेबर। तो जो नर्स है ना वो अब प्रीमी जो ग्रेविडा है उसे समझा रही है, और क्या समझा रही है भैया उसे, कि जब लेबर होगा ना तो लेबर का ऑनसेट का कैसे पता लगेगा। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ लेबर वुड नेसेसिटी द क्लाइंट टू कॉल फॉर हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि कौन कौन से साइन सिम्टम आपको शो होंगे जब आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है बुला लेना है। ब्लड इशू एंड बैक प्रेशर आकर, कि ब्लड आने लगेगा और बैक प्रेशर होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन बिकम रेगुलर और गेट स्ट्रॉन्गर, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रेगुलर हो जाएंगे और स्ट्रॉन्गर होते चले जाएंगे। मेम्ब्रेन रप्चर और कॉन्ट्रैक्शन आर 5 से 8 मिनट अपार्ट होंगे, या कॉन्ट्रैक्शन आर 10 से 12 मिनट अपार्ट एंड लास्ट अबाउट 30 सेकेंड। जल्दी से आंसर कर दें, जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए। गुड, ठीक है। व्हेन द मेम्ब्रेन रप्चर द पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन इज इंक्रीज, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसके बाद में जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन आर 5 से 8 मिनट अपार्ट दे आर यूजली ऑफ सफिशिएंट फोर्स टू वारंट प्रोफेशनल सुपरविजन, जब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 5 से 8 मिनट के अपार्ट में आने लगे, और जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो आप समझो मेम्ब्रेन रप्चर हो गए तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज 5 से 8 मिनट में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी है, अब ये सफिशिएंट है। तो ये क्या इंडिकेट करता है भैया, कि अब जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की नीड पड़ेगी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो नीड पड़ने वाली है तो मेम्ब्रेन रप्चर के बाद तो जरूरी है। क्यों है भाई जरूरी, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, तो वहां पर केयर की रिक्वायरमेंट है, और केयर की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर चाहिए। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 3 हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो हमने स्टार्टिंग में जो नंबर प्रोवाइड किया था व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकता है, वहाँ आपको कुछ टेस्ट भी मिलेंगे, कुछ प्रीवियस टेस्ट भी मिलेंगे आपको। तो आप इस तरीके से हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।